हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए किस प्रकार से किसी स्टॉक का चयन करते हैं। और बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस प्रकार से किसी स्टॉक का चयन किया जाए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हम चेक कर लें, और अगर वो सही है तो हम एक स्टॉक को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और आपसे भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक को मेरे कहने से या किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक को बाय ना करें, क्योंकि पैसा आपका है। और जब चीज़ें आपको पता चल जाए, मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और मेरा काम है कि लोगों को एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखाना और किस प्रकार से किसी स्टॉक को ट्रैक करते हैं, होल्ड करते हैं लंबे समय तक। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो एक और एक चीज़ और बता दूं, जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें कोई किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति जो है सिंपल पढ़ा लिखा है तो वो चीज़ें समझ सकता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिंपल चीज़ें हैं और सिंपल तरीके से आपको करना और ऑब्जर्व करना। तो ये अगर इन सारी चीज़ों को जो मैं बताऊँ अगर आप कर लेते तो आप किसी स्टॉक को बढ़िया से मतलब अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक। उसकी भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि होल्ड करने का क्या पैटर्न, मैं आपको बताऊं। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और कोई स्टॉक आप लंबे समय तक किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स होते हैं जिनको चेक करना चाहिए एक एक्टिव इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखिए, जो भी सेक्टर्स में आप पैसा लगाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, जिस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म का जो समय होता है मैं आपको बता दूं, एक साल से ऊपर होता है। अगर एक साल से ऊपर अगर निवेश करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। एक साल के बाद जब बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और एक साल से जो कम का समय था वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है, 1 दिन से लेके 12 महीने तक। तो यदि आप एक साल से अधिक का नजरिया रखते हैं किसी चीज में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो हम उस स्टॉक को रखते हैं। लेकिन उसकी भी शर्तें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं कि रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो मैं उसकी बात करूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो जिस सेक्टर में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, जिस स्टॉक में, तो उसका बिजनेस जो है वो आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ऐसा ना हो जिस बिजनेस को आप समझ ना पाए, ट्रैक ना कर पाए, उसके प्रोडक्ट समझ में ना आए और उसमें जो बातें कही जा रही हैं वो चीज समझ में नहीं आए। तो अगर वो समझ में नहीं आता है तो फिर ये काफी मुश्किल हो सकता है। तो अगर कोई भी स्टॉक आपने पहले से ले रखा और उसका बिजनेस आपकी समझ में नहीं आया तो ऐसे स्टॉक के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा तो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी बिजनेस हो, एक्स वाई जेड, उसको समझना चाहिए। वो अलग बात है, जैसे मुझे कोई, जैसे इंश्योरेंस मेरी समझ में नहीं आता, केमिकल इंडस्ट्री मेरी समझ में नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको समझ में नहीं आता। हो सकता है आपको बढ़िया समझ में आता हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, तो वो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे बी टू सी सेक्टर हो, जो कंज्यूमर वाले जो आइटम्स होते हैं हमारे घरों में होते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार की कंपनियां। तो जो भी कंपनी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। जब आपको बिजनेस समझ आता है तो फिर क्या देखना चाहिए, आपने बिजनेस देख लिया, अब आप आते हैं मेन मुद्दे पे। तो बिजनेस आपको समझ आ गया, समझ आता है, तो हमें उस स्टॉक की, उस कंपनी की क्या देखनी चाहिए, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। इसे रेवेन्यू ग्रोथ भी कहते हैं, बिजनेस ग्रोथ भी कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ऑपरेशन प्रॉफिट भी कहते हैं, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। तो आपको ये बस इतना जानना है, कैलकुलेशन में नहीं जाना, क्योंकि कैलकुलेशन में जब जाएंगे तो मैथमेटिक्स लग गया तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो सिंपल चीजों को समझें, बस केवल जो चीजें हैं उसको समझें। तो हम इसको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं, ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ऑपरेशन प्रॉफिट्स कहते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है इसको। तो कुल मिला के हम यहाँ इसको टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो आपको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए। और तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो भी स्टॉक हो, अगर वो सबसे ज्यादा उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। अगर किसी स्टॉक का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ निगेटिव है और सिंगल डिजिट में, तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। और दूसरी बात आती है कि जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी का 50% है या 60%, तो उस स्टॉक को
आप मतलब देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, उस पीयर ग्रुप्स के साथ भी आपको वो कंपैरिजन करना पड़ेगा। यदि मान के चलिए आपने 2 स्टॉक छांटे और एक की जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो 60% है, मतलब ईयर ऑन ईयर 60% से ग्रोथ कर रहा है, और दूसरा स्टॉक जो है वो जो है 70% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि 70% जो है 60% से ज्यादा है, तो उस स्टॉक के साथ रहना है जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा पीयर है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बात करूं, जैसे अगर हम ज्वेलरीज की बात करें, ज्वेलरी में देखें आप, जो कल्याण ज्वेलर्स है इसका 31% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है। अगर हम टाइटन की बात करें तो इसका 20% पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। यदि हम बात करें पीसी ज्वेलर्स की, हालांकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका भी 63% उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। और तीसरी बात करें पीएन गार्डगिल की, इसका अभी बिजनेस अपडेट आया तो 65% के लगभग इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। तो अगर हमने ये देखा तो सबसे ज्यादा किसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, पीएन गार्डगिल का। तो जो भी कंपनी हो अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट अगर रेट से ग्रोथ कर रहा है तो वो स्टॉक बढ़िया है, उसे आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चुन सकते हो। यहाँ से आपको यात्रा शुरू होती है। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए और उसके पीयर ग्रुप में भी उस स्टॉक का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अगर दूसरे तीसरे नंबर का अगर स्टॉक रखा तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो वही करेगा, क्योंकि जितनी भी स्मार्ट मनी होती है, जैसे एफआईस आते हैं, डीआईस आते हैं, और जो रिसर्च करके जो एएमसीज हैं, जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, वो भी यही करते हैं। वो किस स्टॉक में पैसे लगाएं जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा हो, उसमें पैसे लगाएं। तो मान के चलिए स्मार्ट मनी उसमें आएगा तो स्टॉक तो वो चलेगा ना जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, किसी भी स्टॉक को बाय करें उसको उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आपको देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है पैट ग्रोथ, जो मार्जिन होते हैं, पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इसके मार्जिन बढ़िया होने चाहिए। और एक चीज बता दूं, हमेशा हमें ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिले। ऑपरेटिंग लेवरेज का पैरामीटर्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब किसी कंपनी का पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता है, कहने का मतलब है अधिक किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 50% है ईयर ऑन ईयर, यदि उसका पैट ग्रोथ 80% है या 90% है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो पैट ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है। ऐसी कंपनियों को मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिलता है वो फिक्स कॉस्ट के कारण मिलता है, जो उसका मतलब सेम प्लांट है। इसके बारे में अगर देख सुनना हो समझना हो तो अलग से वीडियो है, उसको आप देखिए। तो पैट ग्रोथ अगर सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है तो इसका मतलब उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो हमेशा ऐसी कंपनी को हमें रखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ मतलब पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, क्योंकि इस प्रकार का स्टॉक बहुत तेजी के साथ चलता है और बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन करता है। इसमें इस प्रकार के स्टॉक जो होते हैं वो मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं, मतलब 2 गुना 4 गुना 5 गुना तक स्टॉक जाते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं होती, अगर सब कुछ बढ़िया चलता है तो स्टॉक पैसा बनाते ही चलता है। तो पेट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा हो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो उस कंपनी का ये आपको देखना छांटना पड़ेगा। तो इतना आसान तो होता नहीं। तीसरा पैरामीटर है जो हम जिस पे खरा उतारते हैं कि कंपनी जो कैपेक्स कर रही है या नहीं कर रही है। कैपेक्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही है नहीं कर रही है। जैसे मान के चलिए, जैसे कोई हॉस्पिटल वाली कंपनी, इथार्स हॉस्पिटल है। इथार्स हॉस्पिटल ने अभी 2 हॉस्पिटल बनाए, एक जुलाई में चालू होगा, एक सितंबर में चालू होगा। तो इस प्रकार की कंपनी क्या करी, कैपेक्स करी है, लगातार अपने मतलब बिजनेस को विस्तार कर रही है। क्योंकि विस्तार जब कोई कंपनी करती है तो कहने वाला मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करती है, उससे रेवेन्यू आएगा बहुत ज्यादा। जैसे जी नसीको हॉस्पिटल है, वो अपने बेडों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है। जैसे होटल इंडस्ट्री में देखिए, जैसे इसका मतलब बहुत सारे होटल्स हैं, इंडियन होटल्स है और भी बहुत सारे होटल। तो ये क्या कर रहे हैं, ये होटल्स कर क्या रहे हैं, होटल तो नहीं बना रहे, लेकिन जो किसी का होटल है उसको लेके उसको रेनोवेट करके उस पर अपना लोगो लगा के उसका उस होटल को फिर क्या उसके अपने नाम से चला रहे हैं। तो ये क्या, ये भी एक प्रकार का कैपेक्स है। तो यदि कंपनी कैपेक्स कर रही है, मार्केट शेयर को मतलब कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा पैसा बना के देती है। जैसे पीएन गार्डगिल की बात करें, पीएन गार्डगिल का जो रिजल्ट था Q1 FY26 में, वो बहुत ही हल्का था। लेकिन इस बार उन्होंने मतलब कई अपने स्टोर भी खोले और नए स्टोर खोले। और एक चीज और बता दें, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी और पूरे पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रही है वो कंपनी, मतलब पूरे भारत में अपना विस्तार करना चाह रही है।
और एक उसका बिजनेस है रिफाइनरी का, उसको बंद कर दिया, जो कि लो मार्जिन है, उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं आता, तो उसने लो मार्जिन बिजनेस को बंद करा और एक नया जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन की संभावना है और उसका कैपेक्स करना शुरू कर दिया और पैन इंडिया बनने का प्रोग्राम उसने चालू कर दिया। तो अभी उसका जो बिजनेस अपडेट आया तो 65% उसका मतलब जो अपडेट आया, बिजनेस अपडेट आया, मतलब ईयर ऑन ग्रोथ। बाकी जो फाइनल डेटा आएगा अभी Q1 का, जो Q2 का रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। तो कहने का मतलब कोई भी कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है वो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर कैपेक्स कर रही है तो वो कंपनी बढ़िया बहुत सारा पैसा बना के दे सकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। अब अगला जो पैरामीटर है चौथा, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है कि जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स होती है, टोटल एसेट्स में क्या होती है कि जो भाई टोटल एसेट्स में दो चीजें होती है, एक होती है इक्विटी, दूसरा होता है लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो पूरा इक्विटी बच जाता है, एसेट बच जाता है। अब वो जो इक्विटी में पैसा किसका है, वो इन्वेस्टर का है, जो कंपनी की हिस्सेदारी उनपे, उसमें प्रोमोटर भी है और रिटेल इन्वेस्टर भी है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी है, उन्होंने पैसा लगा रखा इक्विटी में। उस पैसे पर, उस इक्विटी पे कितना मैनेजमेंट कितना पैसा उन्हें बना के दे रहा है, मतलब जो इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कहने का मतलब किसी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब 20% मतलब 20 है और अगले बढ़ करके वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगले क्वार्टर में हुआ 25, फिर अगले थर्ड क्वार्टर में हुआ 30, तो ये बहुत बढ़िया होता है। और इस प्रकार का अगर कोई रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनता ही बनता है, बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन करता है। तो ये आपको देखना, अगर कोई भी स्टॉक इसका रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है तो उससे दूर रहना, वो स्टॉक कभी अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप ना रखें। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना बहुत जरूरी है। अब एक चीज और आती है, ये तो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। कभी कभी आपने देखा है कि जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं, वो मतलब जो इन्वेस्टर है उनसे पैसा नहीं लिया इक्विटी के माध्यम से। अब कभी कभी कंपनी क्या करती है, क्यूआईपी करती है, क्यूआईपी करती है और बैंक से लोन उठाती है, भाई शॉर्ट टर्म मतलब बोरिंग करती है और लॉन्ग टर्म बोरिंग करती है, जिस प्रकार की बिजनेस की उससे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग करती है। तो उस पर भी रिटर्न कितना आता है, तो ये भी हमें मेजर करना चाहिए। तो एक इसका और रेशियो होता है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो इसमें बाकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसके साथ साथ इसमें होता है क्या है, जो बोरिंग होती है, डेट होता है, उस पे उसको भी उसका भी रिटर्न इस पे जोड़ लिया जाता है, उस पे भी जोड़ लिया जाता है। तो ये भी आपको आसानी से मिल जाता है और मैं बताऊंगा लास्ट में कहाँ मिलता है। अगर आरओसीई अगर इसको भी आपको देखना है तो ये देखना है कि लगातार ये बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन भी उसी के अनुसार होना चाहिए जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के डायरेक्शन की तरह अगर आरओसीई का भी डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, फिर वो और कंपनी को बढ़िया पैसे बना के दे सकती है। क्योंकि दे सकती है, क्योंकि यदि कंपनी ने डेट ले रखा है चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, अगर उससे वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है, वो डेट तो और तो वो आपके जो प्रॉफिट है उसको और कम कर देगा। कैसे कर देगा, अगर आपने डेट लिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएंगे तो जो आपका कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसमें से उसे माइनस करना पड़ेगा ना, तो जो पैट का ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाएगा, पैट का ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगा। इबिटा तो बढ़ सकता है उसका, इबिटा तो बढ़ सकता है लेकिन पैट का ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस होता है और टैक्स भी माइनस होता है, तो आपका पैट मार्जिन गिर जाएगा। पैट मार्जिन गिर जाएगा तो क्या होगा, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा कम हो जाएगा उसका पैट मार्जिन, तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा नहीं उसे, तो फिर वो सब चीजें गड़बड़ कर देगा। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, इस पे रिटर्न आ रहा है, मतलब जो डेट लिया है उस पे भी रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, जो पूंजी उधार ली है उस पे भी रिटर्न आ रहा है नहीं, वो रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि लोन ले लिया कंपनी ने और वो कहीं दूसरी जगह लगा दिया, तो उसका आउटपुट आना चाहिए। तो ये बात होगी। अब अगला जो पैरामीटर्स है वो होते हैं रिसीवेबल्स। क्या होते हैं, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है, देखिए दो तरह की कंपनियां होती हैं, दो क्या तीन तरह की कंपनियां होती है। एक होती है B2C, एक होती है B2B, तीसरी होती है B2G। तो B2C क्या होती है, B2C जो बिजनेस है वो सीधे कंज्यूमर को माल बेचता है, किसको बेचता है, कंज्यूमर को माल बेचता है। और जो B2B होती है वो पूरा बिजनेस टू बिजनेस को बेचते हैं। जैसे मान चलो कोई कार कंपनी है महिंद्रा,
सही है। महिंद्रा अब कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, मान चलो अपोलो हो जो भी हो, तो वो किसको माल बेच रही है? वो टायर उसके ऑर्डर पे बना रही है महिंद्रा को। तो महिंद्रा अपनी गाड़ी में जो टायर लगा रहा है उसको बेच रहा है। अब वो देखो बहुत बड़ी कंपनी हो, टायर बनाने वाली छोटी कंपनी, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा भी हम आपको 50 दिन में पेमेंट करेंगे। तो आपको तो 50 दिन तक आपका जो रिसीवेबल का डे है वो 50 दिन हो गए। अब मान के चलो कोई एक कंपनी है B2C, B2C एक कंपनी, वो सीधे कस्टमर को माल बेचती है, स्टोर में माल जाता है और वो उसको जैसे मान चलिए कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से माल निकला और सीधे स्टोर पे पहुंचा, स्टोर पे पहुंचा, वहां से माल बिकना शुरू हो गया। ये भी हो सकता है होलसेलर के पास गया और फिर रिटेलर के पास पहुंचा। तो कुल मिला के मान चलो भाई 10 दिन में माल पहुंच गया, 10 दिन में कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर ने पेमेंट करा 10 दिन हो गए। तो कहने का मतलब है कि 10 दिन आने में 10 दिन उसको 10 दिन का अगर टाइम हो गया, 10 दिन में पेमेंट कंपनी के पास पहुंच गया, तो ये क्या होता है? रिसीवेबल डेज होता है। अगर किसी कंपनी के रिसीवेबल डेज ज्यादा है, मतलब जो उन्होंने माल बेचा वो पैसा उन्हें ज्यादा दिनों में मिल रहा है, तो उनका जो बिजनेस का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। और यदि बिजनेस का जो मतलब जो रिसीवेबल का टाइम अगर वो जितना कम होगा, बिजनेस का सर्कुलेशन फ्लो और ज्यादा होगा, माल ज्यादा बनेगा, मार्केट में आएगा, बिकेगा, फिर माल बनेगा, मतलब पैसा माल कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर से पैसा मतलब सीधे कंपनी के पास जाएगा घूमकर डीलर के थ्रू। तो ये चीजें होती हैं। तो अब अगर सरकार के पास है, जैसे हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान कार्ड वाला जो सिस्टम बना रखा है, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट इलाज तो करा लेते हैं लेकिन हॉस्पिटल को पैसा काफी दिनों बाद मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि उनका रिसीवेबल डे बढ़ जाता है, और रिसीवेबल डे बढ़ जाता है तो क्या कंपनी का जो या हॉस्पिटल की जो मतलब ऑपरेटिंग जो है वो स्लो हो जाती है। तो कोई भी चीज हो, तो अगर उसका रिसीवेबल डे जितना कम होगा किसी कंपनी का, जो पेमेंट उन्होंने माल बेचा, जो सेवा दी, उसका पेमेंट उन्हें कम दिनों में मिल रहा है, तो वो स्टॉक और ज्यादा पैसा बना के देता है, मतलब वेल्थ क्रिएशन। और दूसरी तरफ होता है पेबल डेज। पेबल डेज का मतलब होता है कि कोई भी माल आपने लिया किसी से, मतलब कच्चा माल लिया, रॉ मटेरियल लिया, कोई भी चीज ली, और यदि आप उसका पेमेंट तुरंत करते तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेमेंट जिस प्रकार से आ रहा है आप उस प्रकार से पेमेंट करें। और यदि मान के चलिए अगर इनके डे आपके ज्यादा है, मिसमैच कर जाता है, रिसीवेबल के डे जो ज्यादा है और पेबल के डे कम है, तो भी बिजनेस पैसा मतलब उसको प्रोडक्शन करने में या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ाने में दिक्कत होती है। तो कहने वाला ये दोनों अगर बराबर है तब तो सही है। और यदि मान के चलिए किसी कंपनी का पेबल डे जो ज्यादा है, तो वो कंपनी के फेवर में होता है, क्योंकि उसे पेमेंट तो पहले मिल रहा है और लेकिन उसे माल तो ले लिया लेकिन पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरे बिजनेस को दिक्कत होता है। तो अगर ये दोनों बराबर होनी चाहिए, रिसीवेबल डेज और पेबल डे अगर दोनों नियर अबाउट है, थोड़ा बहुत अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों बढ़िया है, तो वो बिजनेस बढ़िया माना जाता है, वो स्टॉक बढ़िया माना जाता है और वो पैसा बना के देता है। अब बात आती है डिविडेंड की। एक डिविडेंड होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जिस कंपनियों में ग्रोथ नहीं होती है तो डिविडेंड देना सही नहीं होता। अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो कंपनी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए डिविडेंड कंपनियां क्यों देती है? अगर बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है, पैसा बना के नहीं दे रही, तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस मतलब जो इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने लिए जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रही है, लालच दे रही है। तो आपको अगर डिविडेंड के आधार पर निवेश करना है तो एफडी में कर दो, म्यूचुअल फंड में कर दो, डिविडेंड लेना था भाई। अगर कंपनी डिविडेंड वाली कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उससे फायदा क्या है बताइए भाई। अगर एक बिना डिविडेंड वाली कंपनी है, मैं आपको बता दूं डिविडेंड का खेल क्या होता है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड क्यों दे रही है भाई? प्रॉफिट में से दे रही है, जो प्रॉफिट उसने किया और उसके बाद जो रिजर्व पड़े हुए उसी में से उन्होंने अपने इन्वेस्टर को बांट दिया। तो भाई एक चीज बताइए, तो इसका मतलब है क्या, आपका कोई विजन नहीं है आगे, उस पैसे को निवेश करने का आपका कोई विजन नहीं है, और कंपनी का कोई मतलब अगला टारगेट नहीं है, इसका मतलब सारे टारगेट पूरे हो गए। तो जब सारे टारगेट पूरे हो गए तो क्या हुआ बताइए, तो फिर आपको बिजनेस करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, कस्टमर को जो आपका शेयर होल्डर उसको लास्ट देंगे, डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारे साथ रहो। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो बड़ा पैसा बना के नहीं देते, उनके डिविडेंड देते रहते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है वो क्या डिजिट में होता है, मतलब ज्यादातर सिंगल डिजिट में होता है। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां मैं आपको बता दूं जो डिविडेंड देती है लेकिन ग्रोथ करके नहीं देती, इनका स्टॉक मल्टीबैगर कभी नहीं बनता। आप नहीं तो जितनी भी कंपनियां देने वाली हैं, जिन्होंने पहले बन के मल्टीबैगर जब वो स्मॉल कैप और मिड कैप थे बन गए होंगे, लेकिन जब वो कंपनी बड़ी हो गई, हाथी हो गई, तो वो क्या करती हैं, फिर वो डिविडेंड ही देती हैं, वो ग्रोथ नहीं करती।
तो जो कंपनियां डिविडेंड देती है उनके पास फ्यूचर का प्लान नहीं होता, कंपनी का कैपेस करने का वो नहीं होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम होता है उनका। उनके पास क्या कैश ही कैश होता है, और वो कैश से क्या करते हैं, वो अपने मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड 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 करके देते रहते हैं। लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता कंपनी को बिजनेस सेटअप करने का, कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं होता, जिससे कि जो उनका इन्वेस्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी और ज्यादा हो, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा हो, तो सब डिक्लाइन कर जाते हैं। तो भविष्य में क्या ग्रोथ होगी वो उस पर निर्भर नहीं करता। जो कंपनियां डिविडेंड देती है मोटा, वो केवल कस्टमर को मतलब कस्टमर का मतलब मैं कहने वाला जो इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसे रोकने के लिए डिविडेंड देती है। तो कब देख लें आप इन्वेस्टर में ये पैरामीटर आता है, अगर कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही हो तो उस कंपनी में पैसा ना लगे। अगर डिविडेंड आपको लेना है तो फिर आप म्यूचुअल फंड में जाइए, एफडी करिए, उसमें लगाइए। लेकिन किसी स्टॉक में अगर आप पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो कितना रिटर्न चाहिए, कम से कम भाई 30% 40% रिटर्न चाहिए ना साल का आपको, तभी तो आप पैसा लगा रहे हैं अपना वैल्यूएबल और रिस्क ले रहे हैं। इक्विटी में पैसा लगाने का मतलब क्या होता है, रिस्क होता है। क्योंकि आप ये बात तो जानते हैं कि स्टॉक की फेस वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 10 रुपए होती है। और 10 रुपए का स्टॉक अगर मान के चलिए आप 500 रुपए में खरीद रहे हो, तो उस पर 490 रुपए तो प्रीमियम है भाई। जब भी स्टॉक डिक्लाइन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो सीधे बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इक्विटी जो होती है बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो अगर रिस्क ले रहे हैं तो भाई ऐसी कंपनी में रिस्क क्यों ले रहे हैं जो डिविडेंड के सहारे आप उसमें पैसा लगा। तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां कोई मोटा पैसा नहीं बनाती ना, उनका स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। पहले कभी बना दिया वो तो बना दिया, लेकिन बाद में जब वो डिविडेंड देना शुरू कर देती है तो वो पैसा नहीं होता। अब अगला एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जिसे बात करें इक्विटी शेयर की, जो इक्विटी जो शेयर्स होते हैं उसकी होल्डिंग कितनी है कंपनी के पास। मैं एक चीज बता दूं, इंडिया में जो नियम है कि अगर 51% अगर जो शेयर होल्डिंग अगर वो प्रमोटर के पास है तो उसको कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती, राइट। अगर उससे कम है तो कोई भी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, मतलब सारे शेयर होल्डर को मिला लिया उन्होंने 51% के लिए टेक ओवर हो जाए, जैसे एनडीटीवी के साथ हुआ था। तो और होना क्या चाहिए, मिनिमम जो है 51% से जो शेयर जो कंपनी की होल्डिंग है, शेयर होल्डर है जो प्रमोटर्स है उनके पास 51% होल्ड मतलब शेयर होनी चाहिए कम से, और मैक्सिमम 75%। तो अगर इनके बीच में अगर जो मतलब प्रमोटर की होल्डिंग है इक्विटी में तो सही है, और अगर इससे कम है तो क्या हो सकता है मालूम, उस बिजनेस उन्हें अपने बिजनेस पे खुद भरोसा नहीं है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो ऐसे स्टॉक में हम पैसे क्यों लगाएंगे। क्योंकि मान के चलिए अगर मान चलो किसी के पास 25% है, किसी के पास 30% अगर शेयर होल्डिंग है, तो वो दोनों अगर मिल गए तो कंपनी को हायर कर लेंगे, मतलब बोलो कंपनी तो उनसे पावर चलिए। आपको मालूम मैनेजमेंट किसके पास होता है, जिसके पास 51% शेयर होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट होता है। तो अगर कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग 51% से कम है तो ऐसे स्टॉक को आप बाय ना करें, उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं पता। तीसरे अगली बात करते हैं कैश फ्लोज की। तो ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमेशा जो मतलब जो कंपनियां एनबीएफसी और बैंकों को छोड़कर, मैं एक चीज बता दूं, उनका ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो निगेटिव होना चाहिए। क्योंकि निगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो जो वर्किंग कैपिटल है, अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब बिजनेस को चला रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग कहलाता है। जब बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें पैसा जो मनी है भाई आपके पास अगर वो रिजर्व होगा तो इसका मतलब पैसा लगा नहीं रहा, मतलब पैसा है आपके पास बहुत सारा, तो इसमें निगेटिव होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि ऑपरेटिंग अगर कैश फ्लो है अगर निगेटिव है तो इसका मतलब कंपनी बिजनेस को बढ़िया से रन कर। दूसरी बात करते हैं जो एनबीएफसी और बैंक होती है, बैंक और एनबीएफसी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन कैसे दे पाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो केवल बैंक और एनबीएफसी का ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी कंपनियों का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है मतलब ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि बिजनेस किस गति से काम कर रहा है या किस प्रकार से काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। अगला होता है इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। एक चीज बता दो, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो भी निगेटिव होना चाहिए कंपनी, क्यों, क्या अगर उसके पास कैश होगा तो इसका मतलब क्या वो निवेश नहीं कर रहे, कैपेक्स नहीं कर रहे, या कोई नया प्लांट नहीं बैठा रहे, नया स्टोर नहीं खोल रहे, उसके पास कैश है तो वो अलग बात है। कोई एसेट अगर उन्होंने बेची है तो वो उसमें आ गया, वो डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको लगातार अगर कंपनी में कैपेक्स करना है, एक्सपेंशन करना है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो कैश फ्लो वो निगेटिव होना चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं, ये सारी प्रॉब्लम आती कहाँ, मैं तीनों की बताऊंगा अभी। तो हमारा जो मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट जो कैश फ्लो वो निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए।
तीसरा आता है फाइनेंशियल कैश फ्लो, ये भी नेगेटिव होना चाहिए कंपनी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो फाइनेंस की चीजें हैं वो कहीं पैसे को डाइल्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसे को कहीं इन्वेस्ट मतलब लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, मतलब वर्किंग में है नहीं। तो तीनों चीज हो गई, ऑपरेशन में हो गया, इन्वेस्टमेंट में हो गया, और जो बाकी लेन देन में पेमेंट में वो फाइनेंशियल वाली चीजें वो भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तब पैसा इधर आए तुरंत जाना चाहिए। ये नहीं है कि पैसा आया और रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो रिजर्व में पड़ा तो क्या है। अब मैं बता दूं, ये कृपया जो कंपनियां बड़ी होती हैं, जो डिविडेंड देती हैं, उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, उनका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, उनका फाइनेंशियल कैश फ्लो पॉजिटिव होता है। और जो कंपनियां मिड कैप होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, उन्हें भूख ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, और छोटे होते हैं वो बड़े बनने की कोशिश करते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ, कृषिवाल फूड का नाम सुना होगा आपने, एक एफएमसीजी कंपनी, उसके मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा टारगेट है कि हम भारत के नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बन के दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा मतलब सपने हैं और विजन है उसके पास। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी, पीएन गाडगिल की देख लो, पीएन गाडगिल क्या कर रहा है, पीएन गाडगिल पेन इंडिया बनने के लिए प्रयास कर रहा है, जो कि टाइटन और कल्याण जैसे जिसका इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस है उसको टक्कर देने के प्रयास कर रहा है। अब पीसी ज्वेलर्स को देख लो, पीसी ज्वेलर लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन फिर भी प्रयास करे 63 पे, उन्होंने अपना जो लोन है वो मैक्सिमम पे कर दिया, और उनका दावा है कि हम 31 मार्च 2026 तक अपना लोन अदा कर दें। तो कहने का मतलब अगर कंपनियों का कैश फ्लो पॉजिटिव है तो वो सही नहीं, कैश फ्लो, ये तीनों कैश फ्लो निगेटिव होनी चाहिए, केवल ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो केवल एनबीएफसी और बैंक का पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो उनका फिर वो कैश क्रंच कर जाएगा और बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बात होगी। अगली बात आती है कि जो मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, क्या होता है, मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का। एक चीज और बता दो कि कुछ कंपनियों पर डेट होता है, लोन, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई टर्न आउट बिजनेस है, अगर उस पर डेट है, जैसे पीसी ज्वेलर्स पर डेट, तो उसमें नहीं कूदना है, क्योंकि अभी उन्होंने अपना मतलब जो लोन है वो अदा नहीं किया, अभी कुछ रह गया है। 31 मार्च 2026 के बाद देखेंगे, अगर वो अपना लोन पे कर देते हैं, जब उनका रिजल्ट आएगा Q4 का FY26 का, तब देखेंगे उसमें, अगर वो अपना डेट को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, सब बैंकों का पैसा दे देते तो बढ़िया। और यदि कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, बात समझ रहे हैं, कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है और फिर भी वो डेट है, उन्होंने ले रखा है, लॉन्ग टर्म डेट ले रखा है, शॉर्ट टर्म डेट ले रखा है, क्यों ले रखा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, या जो मतलब सैलरी वगैरह निकालने के लिए हमें पैसा ले रखा है। तो ये सारी चीजें होती है, अगर इस प्रकार का डेट है तो वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। कुछ कहते हैं कोई, जो अगर कंपनी पे डेट है और ये बहुत खराब, नहीं, वो खराब नहीं होता, लेकिन बिजनेस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लॉस मेकिंग कंपनी है कोई, तो उस पर तो डेट भले तो बहुत खराब। और जो बैंकिंग सेक्टर होता है, एनबीएफसी होते हैं, उनका जो एसिड क्वालिटी है उसको देखना बहुत जरूरी है। उनका नॉन परफॉर्मेंस एसिड्स अगर ज्यादा है तो वो कंपनी सही नहीं होती, उनकी जो एसिड क्वालिटी है खराब मानी जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इतने सारे पैरामीटर हैं जिन पे कोई स्टॉक अगर खरा उतरता है तो वो स्टॉक बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा पैसा बना के देगा। एक अंतिम जो रह जाता है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट का गाइडेंस, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस का मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव नहीं है, उससे अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कंपनी कोई पैसा बना के नहीं देगी। अब इसमें 3 तरह का जो गाइडेंस होता है, पहला होता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ाएंगे, वो कहते हैं, मैनेजमेंट कहता है हम पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ाएंगे आने वाले क्वार्टर, मतलब जिस दर से हम अगर मतलब कोई कंपनी अगर 20% से ग्रोथ कर रही है और वो कहती है मैं अगले आने वाले समय में 40% से ग्रोथ करेंगे, जैसे जीनासी को हॉस्पिटल ने किया, इथास हॉस्पिटल ने किया, पीएन गाडगिल ने किया, महिंद्रा कर रही है, टीवीएस मोटर कर रही है, और आपका आइसर मोटर का जो रॉयल एनफील्ड का है वो कर रही है इसको। और इसमें आप देखें उज्जीवन फाइनेंस की बात करें, स्मॉल बैंक फाइनेंस है, उसको देखें, उसने 2022 करोड़ की QIP किया अपना बिजनेस बढ़ाने के। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस मैंने बताया, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को बढ़ाएगा, लोन बुक को बढ़ाएगा। कैपेक्स का गाइडेंस होना चाहिए कि कैपेक्स करेंगे, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, नया प्लांट बिठाएंगे, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लॉट ऑफ चीजें, मतलब 3-4 चीजें मैन होती है। तो कहने का मतलब कुल मिला के जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो अपने आप में सफिशिएंट होता है। अगर मैनेजमेंट गाइडेंस अगर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है,
तो स्टॉक पैसा बना के नहीं दे सकता। अगर दाएं बाएं की बात करें मैं एक उदाहरण का KRBL का नाम सुना होगा, जिसका अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं, जो कि इंडिया गेट बासमती बेचता है। उसके जो चेयरमैन थे अनिल कुमार चौधरी साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि इसमें कंपनी में गवर्निंग इशू है, इसकी वजह से स्टॉक तुरंत गिर गया और अभी भी नहीं चल रहा। दूसरा करा PNB हाउसिंग फाइनेंस की, PNB हाउसिंग फाइनेंस मैनेजमेंट छोड़ के चला गया अचानक से, वो स्टॉक भी गिरा पड़ा है। तो मैनेजमेंट अपने आप में बहुत वैल्यूबल होता है, और जो मार्केट होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग इंजन होता है, और वो चीजें आगे क्या होने वाला है उसको देखता है, पहले क्या हुआ उसको नहीं देखता। इसलिए मैं कहता हूँ बैलेंस शीट को नहीं देखना है आपको, और आपको उसकी बैलेंस शीट को और उसकी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। ये सारी चीजें पैरामीटर्स हैं, ये आपको चेक करने। अब ये चेक होंगे कहाँ? हर कंपनी हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उसमें PPT और कॉन कॉल 2 डॉक्यूमेंट जारी करती है, वो कंपनी का आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ के उनमें से ये चीजें चेक करनी चाहिए। PPT और कॉन कॉल में 2 प्रकार का डाटा मिलता है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। आपको ये एनालिसिस करके देखना चाहिए, सीधे फिगर आती है, आप कैलकुलेशन करना चाहिए। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस होती है, कमेंट्री होती है, वो किसमें होती है? जो कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें होती है, वो उसमें लिखी हुई होती है, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें जो इन्वेस्टर है वो क्वेश्चन भी पूछते हैं मैनेजमेंट से, वो आप उसको पढ़िए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा निचोड़ समझ में आ जाएगा, तब आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अब बात आती है कि आपने ये सब पैरामीटर छाट के अगर कंपनी को सेलेक्ट कर लिया कि ये स्टॉक है बढ़िया, फिर भी मैं कहूंगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है तो कम से कम 20 स्टॉक रखिए, आपकी जो भी कैपिटल है इस प्रकार के 20 स्टॉक में आप पैसा लगाइए। अगर मान चलो बाय द वे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं इनका सब कुछ बढ़िया है, जैसे इस समय की बात करें मार्केट इस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कंपनी को बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, लेकिन स्टॉक बना के पैसा नहीं दे रहे, तब आप क्या करेंगे? अगर आपने 2 स्टॉक 3 स्टॉक खरीद ली तो आपका पैसा तो निचला स्टॉक तो गिर जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो कम से कम आपकी जो भी कैपिटल है उसको एलोकेशन वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं। जो स्टॉक बढ़िया करा तो उसमें ज्यादा होल्डिंग कर सकते हो, ज्यादा पैसा निवेश कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन 20 कंपनी आपके पास होनी चाहिए कम से कम। और जब 20 कंपनियों में पैसा लगा दें आप, तो करना क्या चाहिए? हर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको उनका कॉन कॉल और PPT पढ़ते रहना चाहिए, मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जब एक्टिव रहेंगे आपको पता रहेगा मेरे स्टॉक में क्या होने वाला है, बिजनेस अपडेट पढ़ते रहिए उसका। भाई सबसे बढ़िया स्क्रीनर में जाइए, जो स्क्रीनर होता है उसमें जाइए, गूगल पे टाइप करिए, उसमें कंपनी का नाम टाइप कर दीजिए। हाँ, जब आप उसको खोलेंगे तो कंपनी खुल जाएगी, वहां राइट हैंड में डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट खोलिए, वहां जैसे खोलेंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे। भाई एक बार प्रयास तो करिए, सब पता चल जाएगा, कौन कॉल PPT और जो उसका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होता है, मीडिया रिलीज, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, तो वहां देखिए और पढ़िए। फिर आगे की जर्नी स्टॉक में, फिर मतलब उसको स्टॉक को होल्ड करिए। अगर कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो उसमें और स्टॉक खरीदिए, अपना हिस्सेदारी और बढ़ाइए। यदि कभी किसी कंपनी का रिजल्ट खराब हो जाता है तो आप एक क्वार्टर वेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तिमाही में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अगली क्वार्टर में भी अगर गड़बड़ होता है तो उस स्टॉक से बेच के निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से एक लंबे समय तक एक स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करने का तरीका यही है कि आप बिजनेस को ट्रैक करते रहिए, और जैसा कंपनी करती है उसके अनुसार उसमें पैसा लगाते जाइए। और एक चीज और करना, भाई जो कंपनी बढ़िया करे उसमें और पैसे डालिए। कहने का मतलब है उसमें जब अगर ऊपर चला स्टॉक तो ऊपर जाएगा तो ऊपर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि कोई कंपनी खराब करती है तो उसमें अपना पैसा डालना बंद कर दीजिए एक क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में सही करती तो बढ़ा दीजिए, नहीं तो उस स्टॉक को बाहर निकल जाइए उससे, और कोई स्टॉक ट्रैक करिए। तो ये पूरा प्रोसेस है कि किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेलेक्ट करना है और लंबा पैसा वेल्थ क्रिएशन करना, तो उसका ये प्रोसेस है। यदि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आप, तो आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को छांट सकते हैं। अगर चार्ट के आधार की बात करें, किसी के कहने के अगर आप आधार की बात करें, तो किसी के कहने से कोई स्टॉक लंबे समय तक काम नहीं करता। बिजनेस में प्रॉब्लम आती रहती है, कोई बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं और कोई बिजनेस बड़ी को बढ़िया नहीं कर, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें सीजनल इशू हो गया, तो एक क्वार्टर रिजल्ट खराब हो सकते हैं। तो फिर आप क्या करें? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैंने आपको बताया, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और आपको बिजनेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। और इतने सारे पैरामीटर हैं जी, और ये सिंपल है, कुछ नहीं, कौन कौन PPT मिल जाते हैं आपको, आप देखेंगे सब दे रखे होते हैं उसमें, और एक में समझ में आएगा, दूसरे समझ में आएगा, जब धीरे धीरे करेंगे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी का मेरी समझ में आएगा गूगल में डाली तुरंत समझ जाएगी। तो मेरा डिस्क्लेमर है पुनः, मेरे कहने से कोई स्टॉक और बाय और सेल ना करें। मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और ना ही मेरे कहने से करें, ना किसी और के कहने से। आपका पैसा बहुत वैल्यूबल होता है, उस पैसे को
हिसाब से करिए जिसमें आपकी फैमिली की मतलब भावनाएं जुड़ी हुई, उनके भविष्य, उनके सपने जुड़े हुए हैं। उसको पैसे को संभाल के निवेश करिए, जब आपको चीजें पता चले तब आप निवेश करिए। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको और वैल्यूएबल कंटेंट या वीडियो मिल सके जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।